हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करूंगा जिसका नाम है निमोनिया। इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली बताऊंगा कि ये किस तरीके से लंग्स में डेवलप होता है, इसके कॉजेज़ क्या है, इसका सिम्टम्स क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है। इसके बारे में मैं आपको कम्प्लीटली डिटेल्स में बताऊँगा। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और नीचे बेल आइकॉन को दबाइए ऐसे ही इन्फॉर्मेशन वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करेंगे डेफिनेशन की। निमोनिया इज़ एन इन्फेक्शन डिजीज वन और बोथ ऑफ द लंग। ठीक है, ये एक लंग्स पे भी हो सकता है या बोथ, दो लंग्स पे भी हो सकता है। किस वजह से हो रहा है यहाँ पे? कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरिया की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। Pneumonia is a lungs infection characterized by collection of pus or other fluid in the air, lung air sac। यहाँ पे air sac क्या है? air sac, air sac means alveoli। एयर सैक मीन्स एल्वुलाई, एल्वुलाई को कहते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे फंक्शन क्या है एल्वुलाई का? एल्वुलाई हेल्प्स इन एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग एंड ब्रीथिंग आउट। सांस लेने और सांस छोड़ने में यहाँ पे एल्वुलाई हेल्प करता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे पल्मोनरी इम्बोलिज्म के। ठीक है, पल्मोनरी इम्बोलिज्म अकर व्हेन ए ब्लड क्लॉट इन एन आर्टरी इन द लंग्स। लंग्स के जो आर्टरीज होते हैं, लंग्स के जो आर्टरीज होते हैं जहाँ से बॉडी से जो ब्लड लंग्स को पहुंचता है आर्टरी के जरिए, वहाँ पे क्या होता है? ब्लड क्लॉट होता है। उस ब्लड क्लॉट को हम कहते हैं यहाँ पे पल्मोनरी इम्बोलिज्म। इसको पल्मोनरी इम्बोलिज्म इज आल्सो कॉल्ड एज लंग इम्बोलिज्म, इसको लंग इम्बोलिज्म भी कहते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स की। इसके अंदर दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स अंडर द निमोनिया टू टाइप्स, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया और हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। अंडर द कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया इट अकर इन ए नॉर्मली हेल्थ पर्सन कॉज्ड बाय बैक्टीरिया और वायरल इन्फेक्शन। कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया में, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया ये आमतौर पे नॉर्मली हेल्थ पर्सन को होता है। किस वजह से? बैक्टीरिया की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब नेक्स्ट है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। ठीक है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया मीन्स जब हॉस्पिटल साइड पेशेंट्स को ट्रीट किया जाता है, पेशेंट को जो मेडिकेशन दिया जाता है, मे भी हो सकता है मेडिकेशंस की वजह से पेशेंट्स का इम्यून सिस्टम वीक होता है, इससे भी निमोनिया होने के चांसेस रहते हैं। और वहाँ पे एनाटॉमिकली लंग्स क्या होता है? अबनॉर्मल रहते हैं। एनाटॉमिकली अगर लंग्स अबनॉर्मल रहते हैं मीन्स उनका लंग्स अबनॉर्मल नहीं रहता, यानी तो वो लंग्स उसका साइज बड़ा भी हो सकता है या छोटा भी हो सकता है। ठीक है, उस वजह से आगे चल के लंग्स से रिलेटेड कौन सी भी डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। ये था इसका टाइप्स के बारे में। अब यहाँ पे मैं बात करूँगा इटियोलॉजी की। इटियोलॉजी, इटियोलॉजी मीन्स इटियोलॉजी या कॉजेस। कॉजेस, अब यहाँ पे किस वजह से निमोनिया हुआ, चाहे वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से या वायरल इन्फेक्शन की वजह से या फंगल इन्फेक्शन की वजह से या केमिकल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम जानते हैं निमोनिया हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, लेकिन कौन से बैक्टीरिया लंग्स में डेवलप होते हैं? ठीक है, हम कहते हैं आमतौर पे कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हुआ, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन में बैक्टीरिया, कौन से बैक्टीरिया लंग्स में डेवलप हुए उसके मैं एग्जाम्पल बताऊँगा आपको यहाँ पे। पहले बात करेंगे हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन की। ठीक है, यहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अंडर टू टाइप्स हैं, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अंडर द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स, अंडर द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स बैक्टीरिया का नेम है स्ट्रेप्टोकोकस और एक है स्टैफिलोकोकस।
स्टैफिलोकोकस, ये आते हैं ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स के अंदर। ये बैक्टीरिया हैं जो कि लंग्स में डेवलप होते हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट है ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स। अंडर द ग्राम नेगेटिव ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे दो है, H इन्फ्लुएंजा या एनारोबिक बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया के नेम्स हैं जो कि लंग्स में डेवलप होते हैं, लंग्स को इफेक्ट करते हैं, आगे चल के डिसऑर्डर की शक्ल में वो बनते हैं। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट है H इन्फ्लुएंजा और सेकंड है एनारोबिक बैक्टीरिया। ठीक है, ये आता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। बैक्टीरिया तो है, लेकिन कौन से बैक्टीरिया जो लंग्स में डेवलप होते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन, ठीक है, अंडर द वायरल इन्फेक्शन दो टाइप के हैं यहाँ पे भी, इन्फ्लुएंजा वायरस, इन्फ्लुएंजा वायरस, और नेक्स्ट है पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस। ठीक है, अब हमें वायरस तो पता है कौन सा वायरस बॉडी के अंदर डेवलप हुआ, लंग्स के अंदर डेवलप हुआ, लेकिन उसका नाम क्या है। यहाँ पे इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है या पैरा इन्फ्लुएंजा वायरस भी हो सकता है। अब नेक्स्ट है फंगल इन्फेक्शन। ठीक है, अंडर द फंगल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन तो पता है, लेकिन कौन से फंगल बैक्टीरिया में डेवलप होते हैं वो है हिस्टोप्लाज्मोसिस। ये फंगल इन्फेक्शन का नेम है ये। ठीक है, ये था इसका इटियोलॉजी। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम रिस्क फैक्टर के बारे में। फ्रेंड्स, यहाँ पे रिस्क फैक्टर को याद करने के लिए मैंने एक इजीली ट्रिक बनाई है ताकि आसानी से आपको याद हो सके। रिस्क फैक्टर, रिस्क फैक्टर में कौन से हैं? पहला है ए मीन्स एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन मीन्स डस्ट की वजह से या जो केमिकल्स फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं, केमिकल्स फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज में, तो वो जब डस्ट इंटर होता है लंग्स में तब जाके इन्फेक्शन, वहाँ पे बैक्टीरिया या वायरस ग्रोथ होना शुरू होते हैं, तो वो एयर पॉल्यूशन। अब बी है ब्रोंको पल्मोनरी डिजीज। ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज, ठीक है, ब्रोंकोपल्मोनरी डिजीज इज आल्सो कॉल्ड एज लंग डिजीज भी कहते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्रॉनिक, सी मीन्स क्रॉनिक लंग डिजीज, क्रॉनिक लंग डिजीज की वजह से भी। उसके बाद आता है डी मीन्स डायबिटिक मेलाइटस। डायबिटिक मेलाइटस जो शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, जब शुगर के जो पेशेंट्स होते हैं तो डे बाय डे उनका इम्यून सिस्टम वीक होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आगे चल के लंग से रिलेटेड कौन सी भी डिजीज़ में भी हो सकती है। उसके बाद आता है ई मीन्स इंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन। इंडोट्रैकियल इंक्यूबेशन, इंडोट्रैकियल इंक्यूबेट करने के दौरान भी में भी हो सकता है लंग्स से रिलेटेड। वहाँ पे अगर कोई लंग्स में रप्चर हुआ या नहीं तो यहाँ पे ब्रोंकस के पास वहाँ पे अगर कोई रप्चर हुआ तो बैक्टीरिया वहाँ से ग्रोथ होकर लंग्स पे इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद आता है
एफ मीन्स फुल डे स्मोकिंग। जो एडिक्टेड होते हैं, जो स्मोकिंग ज़्यादा करते हैं, उनको बैक्टीरिया वहाँ पे लंग्स के अंदर इंटर होते हैं। स्टीम, जो भी स्मोकिंग जो स्टीम होती है वो लंग्स के अंदर इंटर होती है, वहाँ पे भी जाके बैक्टीरिया हो या इन्फेक्शन वहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। उसके बाद लास्ट वन है हेच मीन्स HIV की वजह से उनका भी इम्यून सिस्टम वीक होता है, जिससे आगे चल के लंग्स से रिलेटेड डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं। तो ये था इसका रिस्क फैक्टर। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे सिम्टम्स की। सिम्टम्स, ठीक है, सिम्टम्स को क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कह सकते हैं। सिम्टम्स में यहाँ पे मेन चीज़ क्या होती है, वहाँ पे मैंने जैसे कि आपको यहाँ पे डेफिनेशन में भी बताया था और पल्मोनरी एम्बोलिज्म और एल्वुलाइज में वहाँ पे बताया था। जैसा कि एल्वुलाइज में क्या होता है, लंग्स के जो एल्वुलाइज होते हैं वहाँ पे पस कलेक्ट होना शुरू हो जाता है या फ्लूइड वहाँ पे कलेक्शन होना शुरू हो जाता है या इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपरली ऑक्सीजन भी नहीं ले पाता, ब्रीथिंग भी नहीं कर सकता, ब्रीथिंग आउट भी नहीं कर सकता, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपरली नहीं ले सकता, जिसकी वजह से हाइपोक्सिया होता है और उसका O2 सैचुरेशन डिक्रीज होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे पहला सिम्टम्स आता है लो O2 सैचुरेशन, ठीक है, उसका SpO2 डिक्रीज होना शुरू हो जाता है और उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, लो BP होती है, नोजिया, वॉमिटिंग्स, ठीक है। हेमोप्टाइसिस मीन्स कफ विथ ब्लड, जब भी कफ होता है, कफिंग होती है तो उसके साथ ब्लड आना शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, सांस लेने में पेशेंट को डिफ़िकल्टी होती है, तकलीफ होती है, चेस्ट पेन होता है, सीवियर चेस्ट पेन होता है, ठीक है। स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, सोने में उसको परेशानी होती है पेशेंट्स को, हाई फीवर, हेडेक, बॉडी पेन, ठीक है, ये सिम्टम्स पेशेंट्स में जाहिर होना शुरू हो जाते हैं। लॉस ऑफ एपिटाइट एक्सेट्रा, ठीक है, ये अंडर सिम्टम्स में आता है। उसके बाद बात करेंगे हम पैथोफिजियोलॉजी की। पैथोफिजियोलॉजी मीन्स ड्यू टू किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ड्यू टू बैक्टीरिया या वायरल इन्फेक्शन की वजह से, ठीक है। यहाँ पे ड्यू टू बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है या वायरल इन्फेक्शन की वजह से। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लंग्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेमेशन इन एल्वुलाइज के अंदर। एल्वुलाई में जैसे ही इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है तो लंग्स के जो सेल्स होते हैं उस सेल्स को कहते हैं मास्ट सेल्स, ठीक है। मास्ट सेल्स क्या होते हैं, यहाँ पर एक्टिव के साथ साथ रिलीज होना शुरू हो जाते हैं। जैसे ही मास्ट सेल्स रिलीज होते हैं तो लंग्स के जो एल्वुलाइज रहते हैं, लंग्स के जो ब्रोंकियोलेस रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होना शुरू हो जाता है, वहाँ पे पस कलेक्शन होना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, पस कलेक्ट हो रहा है, यानी तो फ्लूइड फील्ड होना शुरू हो रहा है, वहाँ पे फ्लूइड भरना शुरू हो रहा है, जिससे क्या होता है, पेशेंट्स को सांस लेने में दिक्कत होती है तो उसका O2 सैचुरेशन डिक्रीज हो जाता है। डिक्रीज होने से हाइपोक्सिया होता है या रेस्पिरेटरी अरेस्ट की वजह से पेशेंट की वहाँ पे जान भी जा सकती है। तो ये था इसका पैथोफिजियोलॉजी। अब यहाँ पे नेक्स्ट बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। अब यहाँ पे अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है तो क्या डायग्नोस करना है, क्या ब्लड टेस्ट करना है, क्या लेबोरेटरी टेस्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले हम, ठीक है, डायग्नोसिस के अंदर अगर किसी पेशेंट को निमोनिया है तो उसमें क्या टेस्ट करना है, तो सबसे पहले करेंगे हम चेस्ट एक्सरे की, ठीक है, चेस्ट एक्सरे या चेस्ट CT स्कैन, ठीक है, और करते हैं यहाँ पे स्पूटम एंड कल्चर टेस्ट,
आपका स्पुटम और कल्चर टेस्ट लिया जाता है यहाँ पे। उसके बाद आता है HR CT स्कैन। HRCT स्कैन मीन्स हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, वहाँ पे HRCT स्कैन लिया जाता है आपका, ठीक है। उसके बाद कोविड टेस्ट भी, क्योंकि कोविड टेस्ट इसलिए लिया जाता है क्योंकि कोविड जो कोरोना वायरस है उसका मेन सिम्टम्स भी आता है निमोनिया से आगे डेवलप होकर कोरोना वायरस में भी हो सकता है। यहाँ पे कोरोना वायरस का टेस्ट करने का तरीका होता है, जो ईयरबड्स होते हैं हम जो ईयर में करते हैं सेम वैसे ही थोड़े साइज में बड़े होते हैं, ठीक है। एक थ्रोट स्वैब लिया जाता है, एक नोज स्वैब लिया जाता है, नाक से स्वैब लिया जाता है, दो इसमें तरीके हैं यहाँ पे लेने के, ठीक है। ये था इसका डायग्नोसिस। अब यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे। कॉम्प्लिकेशंस मीन्स अगर किसी को निमोनिया है तो उससे कॉम्प्लिकेट क्या क्या होने के चांसेस रहते हैं। मे बी हो सकता है अटीलेक्टेसिस, लंग अब्यूज़, ठीक है, प्लूरल इफिजन्स एट्सेट्रा, ये होने के ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद मेन आते हैं यहाँ पे मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट में मेन है यहाँ पे पहला आता है मेडिकल मैनेजमेंट, ठीक है। यहाँ पे मैं जैसे आपको पहले डेफिनेशन में बताया, कलेक्शन वहाँ पे पस हो रहा है बैक्टीरिया ग्रोथ होने की वजह से, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से, तो हमारे यहाँ पे लेना है फर्स्ट एंटीबायोटिक आप ले सकते हैं, इंजेक्शन मेरोपिनम या इंजेक्शन मैग्निक्स फोर्ट, ठीक है, या इंजेक्शन ऑगमेंटिन, ठीक है। ये आपको मिल जाते हैं 1 ग्राम में या 1.2 ग्राम में, 2 ग्राम में, 4.5 ग्राम में, जो कि आप 100 ml NS में भी ऐड करके ले सकते हैं, या एटलीस्ट आप अगर 100 ml NS में ऐड नहीं कर रहे तो एटलीस्ट 20 ml में ऐड कर स्लोली IV देना चाहिए इंट्रावेनस में, ठीक है। तो ये था ये एंटीबायोटिक सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। अब उसके साथ साथ क्या हो रहा है, लंग्स में इन्फ्लेमेशन भी हो रहा है, तो उसके लिए स्टेरॉइड लेना चाहिए। स्टेरॉइड का फॉर बेस्ट एग्जांपल है यहाँ पे सॉल्यूमेड्रॉल, ठीक है। सॉल्यूमेड्रॉल आपको 500 mg में भी मिल जाएगा, 1 ग्राम में भी मिल जाएगा, ठीक है। सॉल्यूमेड्रॉल इज यूज्ड फॉर इन्फ्लेमेशन इन द लंग्स में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको क्यूर करने के लिए सॉल्यूमेड्रॉल यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आप एंटीबायोटिक ले रहे हो, एंटीबायोटिक लेने की वजह से मोस्टली क्या होता है, इनडाइजेशन होता है, डाइजेशन प्रॉपरली नहीं होता, नौजिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। समटाइम्स क्या होता है, वॉमिटिंग्स भी हो जाता है। अगर किसी पेशेंट्स को एंटीबायोटिक नहीं जमता तो वॉमिटिंग्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यहाँ पे मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊंगा, अगर किसी पेशेंट्स को या हॉस्पिटल साइड हो या घर साइड हो, विजिटिंग साइड हो, कोई भी आपके घर पे इंजेक्शंस मेडिकेशंस देने आ रहा है तो उसको कहना कि सबसे पहले टेस्ट डोज दे, ठीक है। टेस्ट डोज देने के बाद 5 to 10 मिनट्स या 15 मिनट्स चेक करना चाहिए जहाँ पे भी दे रहे स्किन पे, वहाँ पे येलो वहाँ पे ब्लू कलर हो रहा है या पेशेंट्स को स्किन रैशेस हो रहे हैं कि चांसेस हो रहे हैं या नहीं। अगर नहीं हो रहे, ऐसे कॉम्प्लिकेशंस कुछ नहीं हो रहे, तब आप इसको IV दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एंटीबायोटिक देने की वजह से नौजिया वॉमिटिंग्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा एंटासिड की। एंटासिड का बेस्ट एग्जाम्पल है पैंटॉप, ठीक है, जो कि 40 mg ले सकते हैं आप, 40 mg IV, ठीक है। इसके बाद आता है, जैसे कि मैंने आपको और एक चीज़, ये तो पैंटोप्रोजोल हो गया एसिडिटी के लिए, और वॉमिटिंग सेंसेशन होने के लिए यहाँ पे एंटी एमेटिक का एग्जाम्पल है जोफर, ठीक है,
ये दो चीज़ें कंट्रोल करते हैं, नोज़िया वॉमिटिंग्स को कंट्रोल करते हैं। नोज़िया वॉमिटिंग्स नहीं होने देते, वॉमिटिंग्स नहीं होने देते। जब भी आप एंटीबायोटिक लेते हो आप, तो वॉमिटिंग्स होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो उसको कंट्रोल करने, डाइजेशन प्रोसेस को कंट्रोल करने के वास्ते ये दो मेडिकेशंस लिए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इसका मैनेजमेंट के बारे में। यहाँ नेक्स्ट बात करेंगे हम नर्सिंग मैनेजमेंट की। ठीक है, यहाँ पे व्हाट इज़ द रोल ऑफ द नर्स, नर्स का यहाँ पे रोल क्या है। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट चेक करना है SpO2 सैचुरेशन, SpO2 चेक करना है वहाँ पे। चेक द लेवल ऑफ द O2 सैचुरेशन ओवरली। ठीक है, उसके बाद चेक करना है, चेक द लेवल ऑफ द ऑक्सीजन इन द ऑक्सीजन फ्लोमीटर। यहाँ पे ऑक्सीजन चेक करना है O2 के बेस पर। ऑक्सीजन जितना पेशेंट्स का रहेगा, नॉर्मली O2 सैचुरेशन रहेगा 95 to 100 ये नॉर्मल रेंज में है। अगर इसके बिलो रहता है तो पेशेंट्स को ऑक्सीजन देना चाहिए, ऑक्सीजन प्रोवाइड करना चाहिए। एडमिनिस्टर IV फ्लूइड एज प्रिस्क्राइब, जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं मेडिकेशन उसको फॉलो करना चाहिए। प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट, प्रोवाइड कंप्लीट बेड रेस्ट, प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन ऑन सॉफ्ट डाइट। यहाँ पे क्या करना है, पेशेंट को सॉफ्ट डाइट देना है ताकि इजीली प्रोसेस उसका डाइजेशन हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान। नर्सिंग केयर प्लान से पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे ऐड किया हूँ, वो है डाइटरी मैनेजमेंट। ठीक है, डाइटरी मैनेजमेंट में अगर किसी को निमोनिया है तो अवॉइड करना चाहिए कूल ड्रिंक्स से, कोल्ड वाटर से, ठंडे चीज़ें कुछ भी नहीं लेना। अवॉइड ऑयली मटेरियल, अवॉइड स्पाइसी मटेरियल। ठीक है, ये चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। 1 महीने तक, एटलीस्ट 1 महीने तक ये चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जितना हो सके सॉफ्ट डाइट लें ताकि इजीली आपका डाइजेशन हो जाए, क्योंकि एंटीबायोटिक, हायर एंटीबायोटिक इस डिजीज़ में लिया जाता है तो वहाँ पे वॉमिटिंग्स होने के चांसेस होते हैं, इनडाइजेशन होता है वहाँ पे। तो कोशिश करें कि सॉफ्ट डाइट लें। ठीक है, अगर आपके पास नेबुलाइजेशन मशीन नहीं है तो आप स्टीम भी घर बैठे ले सकते हैं। अगर स्टीम में ऐड कुछ करना चाह रहे तो आप जिंदा तिलिस्मत भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये था इसका डाइटरी मैनेजमेंट। अब यहाँ पे हम बात करेंगे नर्सिंग केयर प्लान की। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें देखने को मिलती है, डायग्नोसिस, गोल और प्लानिंग। पहले बात करेंगे डायग्नोसिस की। इनइफेक्टिव ब्रीदिंग पैटर्न रिलेटेड टू एयरवे क्लियरेंस एज एविडेंस बाय डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। यहाँ पे डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग हो रही है तो उसका ये डायग्नोसिस हुआ। अब यहाँ पे गोल, हमारा गोल क्या है, जो ब्रीथिंग जो पैटर्न है उसको मेंटेन करना है, तो यहाँ पे मेंटेन ब्रीथिंग पैटर्न। अब यहाँ पे हमारा प्लानिंग क्या है, असेस फॉर SOB, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग। पेशेंट्स को सांस लेने में मुश्किल हो रही है तो उसको हम असेस करना है। उसके साथ साथ चेस्ट पेन हो रहा है पेशेंट को, उसको भी असेस करना है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ O2, पेशेंट को ऑक्सीजन प्रोवाइड करना है। एडमिनिस्ट्रेशन मेडिकेशंस, पेशेंट को मेडिकेशन देना है जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसको फॉलो करते हुए। गिव स्टीम इनिशिएशन, उसके बाद अगर आप होम घर पे हो तो अगर आपके पास नेबुलाइजेशन मशीन नहीं है तो आप स्टीम भी ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इसका निमोनिया के बारे में। मुझे कमेंट्स कर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और इसके साथ साथ अगर कोई आपको डिजीज़ समझ में नहीं आ रही तो मुझे कमेंट्स कर बताइए। मैं हो सके तो बहुत जल्द उसको आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।